नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चारधाम यात्रा पर गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि पिछले साल चारधाम यात्रा समाप्त होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने इस साल की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री द्वारा 2 से 3 बैठकें पहले ही की जा चुकी है। हमारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। ट्रैफिक व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, पार्किंग की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बार यात्रा मार्ग को 10 किलोमीटर के सेक्टरों में बांटा गया है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा ना हो। पंजीकरण जारी है। अब तक लगभग 13.5 लाख लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण करा लिया है। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी हम लोगों की जब पिछले वर्ष की चारधाम यात्रा समाप्त हुई थी उसके तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी तैयारियों का प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी 2 से 3 बैठकें हो चुकी हैं और वो प्रतिदिन इसका फीडबैक लेते हैं कि तैयारियां किस स्टेज पर हैं, क्या क्या कमियां रह गई हैं, उसको तुरंत ठीक किया जाए। और अभी मैंने फरवरी के मंथ में और अभी 5 तारीख को यात्रा ऑफिस में एक बैठक ली थी ऋषिकेश में, जिसमें सभी हमारे गढ़वाल मंडल के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सभी विभागों के जो HODs थे वहां उपस्थित थे। हम लोगों की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और खासकर फोकस 3-4 चीजों पर विशेष रखा गया है। तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, दूसरा हम लोगों ने लोगों के हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शुद्ध पेयजल और साथ ही साथ एक जो अन्य महत्वपूर्ण है विषय है कि हमारी जो पार्किंग की व्यवस्था है, जो हमारी होल्डिंग एरिया है, ये इन सब चीजों पर बहुत डिटेल में हम लोगों ने समीक्षा कर ली है। इस बार पूरे यात्रा मार्ग को 10-10 किलोमीटर के सेक्टर में भी विभाजित किया गया है, जिसमें 2 पहिया वाहन के साथ पुलिस के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं वो वॉकी टॉकी के साथ इन 10 किलोमीटर में लगातार ट्रेवल करते रहेंगे। फिर उसको सेक्टर के बाद जोन, सुपर जोन, इन सब में कन्वर्ट किया गया है। मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुगम, सरल और सुविधाजनक यात्रा के लिए सड़क सुरक्षा भी खास मायने रखती है। सड़क सुरक्षा के बारे में परिवहन विभाग की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है, इसकी जानकारी देते हुए सनत कुमार सिंह, संयुक्त परिवहन आयुक्त, ने बताया कि चारधाम यात्रा के सभी मार्गों का सर्वे कराया गया है, जिनकी कुछ रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सड़क सुरक्षा में जो छोटी छोटी कमियां मिली हैं उन पर काम किया जा रहा है। वहीं PWD, BRO के साथ ही NHI द्वारा कार्य भी जारी है। जहाँ तक सड़क सुरक्षा की बात है, अभी जो चारधाम यात्रा होने वाली है उसमें हमने अपने अधिकारियों से सर्वे के लिए कहा था कि जो चारधाम यात्रा के मार्ग उनका सर्वे कर लें। कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं, कुछ रिपोर्ट्स और आने वाली हैं। उसमें छोटी छोटी कुछ कमियां होती हैं, कुछ बड़ी कमियां होती हैं मार्गों में। उदाहरण के लिए कई जगह ऐसी हो सकती है जहाँ पार्किंग का स्पेस नहीं है, कहीं 2 गाड़ियाँ एक साथ क्रॉस नहीं हो सकती हैं। तो ऐसी जगहों पर जो लॉन्ग टर्म उनके उपचार हैं उसके लिए सड़क का चौड़ीकरण, तो वो तो हम लोग कार्यदायी संस्थाओं को कहते ही हैं, पर कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जा सकते हैं। चौड़ा करना तो कई साल का काम होता है, पर कुछ जगहों पे कहीं बोर्ड लगा के काम चल सकता है, कहीं रंबल स्ट्रिप बना के काम चल सकता है, कहीं इस तरह से ट्रैफिक को मैनेज कर लिया जाए कि वहाँ बॉटलनेक ना क्रिएट हो। तो ये रिपोर्ट हमने मांग रखी है। जैसे हमारे पास सारी रिपोर्ट आ जाती हैं, हम तुरंत उनको सारी कार्यदायी संस्थाओं को, जिसमें PWD भी हैं, BRO हैं, या जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NHAI है, इनसे शेयर करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको ये करेक्ट कर लें। तो एक काम तो हम ये कर रहे हैं। एक इसमें मैं उल्लेख करूँगा कि अभी पिछले वर्ष से हमारी यात्रा का एक अच्छा हिस्सा जो गंगोत्री या यमुनोत्री जाता है वो विकासनगर से यमुना ब्रिज होते हुए संचालित हुआ है और विकासनगर से या कटा पत्थर नामक स्थान से, जहाँ से पर्वतीय क्षेत्र प्रारंभ होता है, यमुना ब्रिज तक खास करके सकरी रोड है, वो एक तरफ से ही यातायात के संचालन के लिए उपयुक्त है। उसमें यात्रा वापस नहीं आती है, ये हमारे लिए थोड़ी। उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग संगठनात्मक सशक्तिकरण की दिशा में लगातार नए कदम उठा रहा है। कांग्रेस के सोशल मीडिया की मजबूती के लिए प्रदेश स्तरीय समन्वय और अनुशासन समिति का गठन किया गया है। यह समिति संगठन के भीतर अनुशासन, पारदर्शिता और समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य करेगी, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और गतिशील हो सकेगी। कांग्रेस सोशल मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के नेतृत्व में ये सभी संगठनात्मक नियुक्तियां उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग को नई ऊर्जा, बेहतर दिशा और सशक्त
नेटवर्किंग के साथ आगे ले जाने में कार्य करेंगे। यह पहल न केवल विभागीय संरचना को मजबूत करेगी बल्कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस की डिजिटल उपस्थिति को भी नया आयाम देगी। प्रदेश में जो एक मैं कहूँ सोशल मीडिया के अंदर, ब्लॉक लेवल के अंदर, विधानसभा लेवल के अंदर, जिले लेवल के अंदर, पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच में, चाहे वो किसी भी संगठन के हों, चाहे हमारी NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, और विभिन्न प्रकोष्ठ और विभाग हमारे पूरे कांग्रेस के अंदर प्रदेश में है, तो सबके बीच में एक समन्वय बनाने का काम ये समन्वय समिति, अनुशासन समिति और जो हमारे लोकसभा के संयोजक बने हैं, सह संयोजक बने हैं, हमारे एक कांग्रेस के अंदर काम करेगी एक समन्वय बनाने का। दूसरा, कई बार क्या होते थे, ब्लॉक के मुद्दे हैं, विधानसभा स्तर के मुद्दे हैं, जिले लेवल के मुद्दे हैं, कई बार क्या होता था कि कुछ चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं कमी नज़र आती थी, उनको लेकर भी एक ये समन्वय समिति और प्रदेश की जो संयोजक समिति है लोकसभा की, वो काम करेगी। और जो भी मुद्दे मैं कहूँ, अभी हमारा जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है इस समय फीस का, स्कूलों की फ़ीस जो बढ़ोतरी है उस पर हमने काम करना शुरू किया है। उसमें चाहे NSUI हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे सोशल मीडिया है, प्रदेश में एक दूसरे को सहयोग करने का काम कर रहे हैं। और जो आम जन पे भाजपा की सरकार द्वारा और ये निजी स्कूलों द्वारा जो फीस बढ़ोतरी का काम किया जा रहा है, इसमें एक हम सरकार से हमने हमारे लोगों ने मांग भी करी है कि आने वाले समय में हम इसमें एक जन आंदोलन का काम भी करेंगे। अगर सरकार इसमें कहीं ना कहीं स्कूलों पे फीस का नियंत्रण करने का काम नहीं करती है, तो आने वाले समय में हम इसको सरकार को आने वाले समय में घेरने का काम किया और घिराव करने का काम भी करेंगे। और विभिन्न मुद्दे जो प्रदेश में मैं कहूँ, उन सभी को ज्वलंत तरीके से उठाने का काम ये सोशल मीडिया की जो समन्वय समिति है, अनुशासन समिति है, अनुशासन में रहते हुए काम करेगी। और जो लोकसभा के अंदर जितनी भी विधानसभाएँ हैं उसके अंदर, चाहे विधानसभा क्षेत्र, महानगर क्षेत्र हैं और जिला क्षेत्र है, उनमें ये कमेटियाँ काम करेंगी और नए लोगों का चयन करने का काम करेंगी, आम आदमी को जन जागरण करने का काम करेंगी कि जो भी ज्वलंत मुद्दे और जो आज की डेट में मैं कहूँ पूरे प्रदेश में, देश में एक भाजपा ने आज देश को गुमराह करने का काम कर रही है भाजपा, उनको कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको बताने का काम और सच को बताने का काम करेंगे। क्योंकि आज जो हमारी लड़ाई है वो झूठ के साथ लड़ाई है। झूठ भाजपा मैं कहूँ जिसमें स्पेशलिस्ट है झूठ बोलने में, और जिस तरीके से वो झूठ फैलाने का काम करती है, और कांग्रेस की समिति पूरे प्रदेश की, लोकसभा की अपना सच बताने का काम करेगी और सच को ग्राउंड तक ले जाने का काम, लोगों तक पहुंचाने का काम ये समिति करेगी। भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को और सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि भूदेव ऐप से भूकंप का पूर्व अलर्ट मिलेगा और सभी जिलों में मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। IIT रुड़की और USDMA द्वारा विकसित प्रणाली में अब 500 नए सेंसर और 1000 सायरन जोड़े जाएंगे ताकि आपदा से पहले ही जनजीवन को सुरक्षित किया जा सके। देखिए, पहले तो हम बताना चाहेंगे कि हम लोग पहले ऐसे राज्य हैं जिसने भूकंप का अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था। अभी हम लोग इसको एक भूदेव ऐप है उसके माध्यम से डाउनलोड कराने का काम कर रहे हैं हम लोग। जब भी 5 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आएगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा और अपने आप को हम बचा पाएंगे। इसके अलावा हम लोग जो सेंसर लगे हैं, जो सायरन लगे हैं, उसको स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार हमको मदद कर रहा है इसमें। वो लगने के बाद और हमारी भविष्यवाणी सटीक होगी और अच्छे तरीके से हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे और लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। उत्तराखंड में विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उलझने वाले कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट को एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार उनका तेवर कुछ और नजर आया है, जिससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है तो बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर भुनाने में जुट गई है। मदन बिष्ट का एक बयान सामने आया है जिस पर कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी है। अमूमन अपने सत्ता पक्ष के नेताओं या मुख्यमंत्री या फिर मंत्रियों के पक्ष में जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आपने विपक्षियों को कभी नहीं देखा होगा, लेकिन उत्तराखंड में द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगा दिए, जिससे वो फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। जैसे ही यह मामला देहरादून तक पहुंचा, वैसे ही कांग्रेस मदन बिष्ट के बचाव में उतर आई। मुझे पता है
मुझे पता है कि मेरे लिए आप ये नहीं सोचेंगे कि मदन मिश्र ने इसमें से 2-3 काम भी आप कर देंगे तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। इसी के साथ एक बार आप लोग पुष्कर सिंह धामी जी का नारा जरूर लगाना, क्योंकि ये काम दे रहा हूं इनको, मुझे उम्मीद है ये कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, धन्यवाद। उत्तराखंड कांग्रेस के मेरे सम्मानित विधायक द्वाराहाट से श्री मदन सिंह बिष्ट जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जिंदाबाद करते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे में स्थिति स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि एक तो मुखिया या मुख्यमंत्री सिर्फ भाजपा का नहीं होता, वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, वो मदन बिष्ट के भी मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में उनका जो कार्यक्रम था मदन बिष्ट जी के क्षेत्र में, जहां से वो चुनकर के विधायक बने हैं, उस स्थानीय जनता के प्रति भी मदन बिष्ट जी की प्रतिबद्धता भी है, जवाबदेही और जिम्मेदारी भी है। उन्होंने अस्पताल खोलने का निवेदन किया मुख्यमंत्री जी से और कहा कि यदि वो स्वीकार हो जाता है तो वो भी जिंदाबाद लगाएंगे। तो ऐसे में मदन बिष्ट जी ने बिल्कुल अपनी जनता के संग न्याय किया है। मुखिया विकास के लिए यदि अनुमोदन नहीं देगा, स्वीकृति नहीं देगा, तो और कौन देगा। और हर विधायक यही चाहता है कि उसके क्षेत्र की जनता ने जिस काम के लिए उसको चुना है वो ज्यादा से ज्यादा विकास, ज्यादा से ज्यादा जनहित कर पाए। ऐसे में मदन बिष्ट जी के पूरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का अपमान तो कतई नहीं बनता था। मंच पर जब मुखिया शामिल हों तो ऐसे में सम्मान देना मदन बिष्ट जी का कर्तव्य था, धर्म था। जिलाधिकारी सविन बंसल के समक्ष जनता दर्शन में कई फरियादियों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया गया और बाकी समस्याओं का समय पर निपटारा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान एक मां के आंसुओं को देखकर डीएम खुद भी भावुक हो गए और उन्होंने बेटी की उच्च शिक्षा के लिए ऐसा आदेश दिया कि मां और बेटी दोनों की खुशी लौट आई। जनता दर्शन में 74 फरियादियों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत की हैं। माफ कीजिएगा, 174 फरियादियों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत की हैं। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया कि नंदा सुनंदा योजना के तहत उनकी बेटी को एमसीए की पढ़ाई और एक अच्छे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। हमारा जो प्रत्येक जनता दिवस में प्रॉब्लम्स के या जो अफेयर्स हैं, पब्लिक अफेयर्स हैं, उनके नंबर्स वेरी करते हैं और वो एनीथिंग बिटवीन 150 to 200 ऑर्ड रहते हैं। आज भी उसी संख्या में हमारी कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी या जो इश्यूज़ थे वो प्रकाश में लाए गए थे। तो उसमें डाइवर्सिफाइड एस्पेक्ट्स प्रकाश में आए हैं। पहला तो कुछ हमारे जो प्राइवेट लैंड डिस्प्यूट्स रहते हैं तो उसमें कोशिश रहती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से ही अगर उनका निवारण किया जा सके, और अदरवाइज़ अगर कुछ सिविल इश्यूज़ रहते हैं तो फिर उसको जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पर हमने पैरालीगल वॉलंटियर्स लीगल एड सेंटर यहाँ पे शुरू किया है। तो उनकी मदद से तुरंत उनको सरकारी वकील मुहैया करा के उनका सिविल कोर्ट में बात दर्ज करवाया जाता है। आज भी ऐसे 5-6 प्रकरण में फैसिलिटेट किया गया है हमारे पीएलवीज द्वारा। सेकंड इशू जो देखने को मिलता है कि जो हमारे बुज़ुर्ग, बच्चे, महिलाओं से रिलेटेड कुछ केसेस रहते हैं, चाहे उनके उत्पीड़न से रिलेटेड हों या जो सोशल सर्विसेज उनके लिए सरकार द्वारा प्रचलित की जा रही है बाय वे ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड प्लान्स, तो उनके सुगम एक्सेस के लिए कुछ अगर यहीं पर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है तो वो तत्काल ही इंश्योर करवा दिया जाता है। कहीं पे उनको किसी दफ्तर से भी अगर एड करवाना है, उनका फैसिलिटेट करवाना है, तो उनके लिए हमारा वाहन, डेडिकेटेड वाहन उपलब्ध है। वो उनको वहाँ पर गंतव्य स्थान तक पहुँचाया भी जाता है और उनका यहाँ पर कार्यालय अध्यक्ष जो बैठते हैं वहाँ पर उनका निस्तारण भी करवाते हैं कोऑर्डिनेट करके। थर्डली कुछ हमारे विमेन सेल और सीनियर सिटीजन सेल से रिलेटेड केसेस भी होते हैं, तो उनको संबंधित सेल्स में पहुंचाकर या तो इमीडिएट सुनवाई करवाई जाती है या फिर उनकी दोनों पक्षों की डेट्स निर्धारित भी करवाई जाती हैं।
इसी प्रकार के हमारे कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जिसमें जहाँ पर निर्माण हो रहा है तो उनमें कहीं पर भी कोई हर्डल्स आ रही हैं, उनमें टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स ना हो, ये भी इंश्योर किया जाता है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है, ऑनरेबल सीएम के भी निरंतर यही निर्देश रहते हैं जिलों को कि हमारी जितने भी निवेश हैं कैपिटल फील्ड में या सोशल सर्विसेज फील्ड में, उनका रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो जाएं और अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम चरण तक वो टाइमली पहुंच जाएं, जिससे पब्लिक कनेक्ट हमारा सुदृढ़ होता जाए और जो ट्रस्ट है पब्लिक। बढ़ेंगे। ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 1149 प्राथमिक स्कूलों में एक भी शिक्षक तैनात नहीं थे। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य भगवान भरोसे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देहरादून के 100 से अधिक विद्यालयों में शौचालय तक नहीं है। माहरा ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को अगर मदरसों और मजारों से फुर्सत मिले तभी शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है। देखिए, हम तो लगातार कह रहे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा का भगवान मालिक है। बाकी पूरे प्रदेश में 1100 कुछ उनके शिक्षकों की बात कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा आवश्यक है क्लीन इंडिया की बात करने वाले मोदी जी के और धामी जी के शासन में देहरादून के 100 से ज्यादा विद्यालय ऐसे हैं जिसमें शौचालय नहीं है। ये सूचना के अधिकार पर आई हुई जानकारी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या हालात शिक्षा विभाग के समझा जा सकता है। इनको मदरसों और मजारों से फुर्सत हो तब तो ये शिक्षा की ओर ध्यान देंगे। उधम सिंह नगर के गदरपुर में बीते दिन 4 साल की बच्ची की स्कूल बस से उतरते समय बस के पिछले टायर की चपेट में आने से मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ही बच्ची का एडमिशन हुआ था। परिवार में मातम छाया है। वहीं इसके बाद स्कूलों और बस ड्राइवर कंडक्टर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस सवाल पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि परिवहन विभाग और जिला प्रशासन ने इस बारे में बात की है। धन सिंह रावत ने कहा कि स्कूल की बसों के लिए कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ताकि किसी बच्चे के साथ कोई हादसा ना हो और निश्चित रूप से इसका संज्ञान लिया गया। किस तरीके से कंडक्टर जो ड्राइवर है वो हमेशा लापरवाही करते हैं। देखिए, वो परिवहन विभाग से मैं भी कहूँगा और जिला प्रशासन को भी, क्योंकि हमको थोड़ा सी जितने भी बसें हैं उनके लिए कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ताकि किसी बच्चे को कोई हादसा न हो। और निश्चित रूप से इसका भी हमने संज्ञान लिया है। आज पार्टी का स्थापना दिवस है और पूरे देश में पार्टी धूमधाम से अपना स्थापना दिवस मना रही है। आज 46वां हमारा स्थापना दिवस है। हर बूथ पे पार्टी कार्यकर्ता जो है स्थापना दिवस मना रहे हैं। घर घर जाके जो है पार्टी का हर घर पे झंडा लगाया जा रहा है। लगभग 2-3 दिन का अभियान है और आज इसी अभियान के तहत हम सब लोग हल्द्वानी में चौराहे और सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक बार फिर से मंगल बड़ावसा स्टेडियम तक अपर जिलाधिकारी विवेक राय के नेतृत्व में सड़क के दोनों तरफ 12 मीटर की नपाई की गई है। प्रशासन का यह कहना है कि पूर्व में सड़क चौड़ीकरण को लेकर 12 मीटर दोनों तरफ तोड़े जाने का निर्णय हुआ था। अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि सभी भवन स्वामियों को नपाई करते हुए बताया जा रहा है कि उन्हें कब तक अतिक्रमण पूरी तरह हटा देना। सरस मार्केट से आगे अभी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तक हम लोग टीम के रूप में निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे एसडीएम साहब हैं, नगर आयुक्त हैं और पीडब्ल्यूडी से और बिजली विभाग से पूरी टीम है। हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरीके का निर्णय हुआ था 12 मीटर तोड़ने का, उसमें किन लोगों ने तोड़ दिया है, किन्होंने नहीं शुरू किया है और किन्होंने जो है उस सीमा का पालन नहीं किया है। तो ज्यादातर लोग जो है सीमा के दायरे में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीमा का पालन नहीं किए हैं। तो उनको अगर कोई किसी प्रकार का संशय है कि तिरछा नाप ले रहे हैं, सीधा नाप ले रहे हैं, वो सारी संशय उनके समाप्त किए जा रहे हैं और सबको ये निर्देश दिया जा रहा है कि जिस तरीके के निर्णय हैं उसके हिसाब से कार्रवाई करें। इनका समय दिया जाएगा तोड़ने का? कुछ लोगों का बहुत ऊपर से तोड़ते आ रहे हैं तो उनका समय ज्यादा है, कुछ लोगों का बहुत कम बचा है तो उनको समय कम है। कुछ प्रकरण माननीय न्यायालय में है उसका समय बताया ही नहीं जा सकता।
हल्द्वानी के तराई पूर्वी वन विभाग में वनाग्नि की घटनाओं को लेकर वन विभाग इस बार पहले से तैयारी करने में जुट गया है। डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने बताया कि इस बार वनाग्नि की घटनाएं कम हों, इसके लिए जगह जगह गोष्ठी की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है। इसके अलावा रेंज में 53 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक क्रूज स्टेशन में 3 फायर वॉचर और संबंधित क्षेत्र से फॉरेस्ट गार्ड भी सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा इस बार वन विभाग में आग बुझाने का काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं, जिनमें आग न लगने वाले जूते, चश्मा और आग बुझाने के इक्विपमेंट दिए गए हैं। साथ ही वन विभाग की गश्ती गाड़ियों में भी पानी के गैलन रखे गए हैं। वनाग्नि काल जो है हमारा 15 फरवरी से जो प्रारंभ होता है, तो उसमें पहले वनाग्नि काल प्रारंभ होने से पूर्व और अभी भी जगह जगह पे वनाग्नि गोष्ठियां कराई जा रही हैं, जिसमें कि लोगों को आग ना लगाने के लिए और लापरवाही ना करने के लिए, जिससे कि वनाग्नि घटना हो सके, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रभाग अंतर्गत 53 क्रूज स्टेशन स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक क्रूज स्टेशन में 3 फायर वॉचर रखे गए हैं और साथ में हमारे जो रेगुलर फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर हैं प्रत्येक एरिया के, वो भी इसमें क्रूज स्टेशन में कार्यरत हैं। तो इस प्रकार 159 फायर वॉचर हैं प्रभाग अंतर्गत रखे गए हैं। उक्त के अतिरिक्त जो संसाधनों के फॉर्म में हमने कुछ फायर ब्लोअर वगैरह लोगों को क्रूज स्टेशन में दिए हुए हैं, फायर रेक्स वगैरह दिए हैं। इस बार कुछ फायर प्रोटेक्टिव सूट्स भी हैं जो लोगों को स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साथ ही कुछ हमारे गॉगल्स होते हैं जिससे कि आग बुझाने में काम आता है, जिससे आंखों में धुआं नहीं जाता, उस प्रकार के कुछ आधुनिक उपकरण भी स्टाफ को दिए गए हैं। और जैसे आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो पानी की व्यवस्था के लिए प्रत्येक जो वाहन है उसमें आपके 20-20 लीटर के कैंटर वगैरह भी रख के वाहन मूव कर रहे हैं, जहाँ भी जिससे कि स्टाफ को ज़रूरत पड़े फायर वॉचरों को, उनको पानी उपलब्ध कराया जा सके। और अगर इस वनाग्नि काल में अभी आप देखेंगे तो अभी तक 3 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं, जो कि हमारे सागौन के जंगलों में हुई थी। उसमें जो स्थल की जो पत्तियां वगैरह ही जली है, जिससे कि कोई व्यापक जंगल को नुकसान नहीं हुआ है और उनको ससमय कंट्रोल कर लिया गया था। और हमारे एसडीओज वगैरह भी लगातार फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। जी, एक प्रभाग का हमारा टोल फ्री नंबर है जिसमें कि लोग संपर्क करके सूचना दे सकते हैं फायर की। और इसके अतिरिक्त इस बार उत्तराखंड मुख्यालय द्वारा भी एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति फायर की सूचना जो है दे सकता है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के कुंजा बहादुरपुर में बीती देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया था, दूसरा बदमाश मौके से फरार बताया जा रहा है। घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं देर रात घायल बदमाश अस्पताल से फरार हो गया था। पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया है।